आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2, कल मैंने आपको बताया था व्यक्तिगतीय परिवर्तन ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की जो स्टडी होती है वो भी क्या कहलाती है, एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। मैंने व्यक्तिगतीय परिवर्तन को दो भागों में बांट भी दिया था, कल आपको समझा भी दिया था कि जो अलैंगिक जनन की जो संरचनाएं होती है उनसे अगर जीवों का निर्माण हो रहा है तो उसे कोरकोस और ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन ऐसे प्राणी जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है और उनमें युग्मकों का निर्माण, गैमेट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन जैसी प्रक्रियाएं हो रही हो और भ्रूण का परिवर्तन हो रहा हो तो उसमें भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये ऑन्टोजेनेटिक परिवर्तन की कल मैंने दोनों पार्ट पढ़ा दिए थे आपको। आज मैं आपको लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में भ्रूणोद्भव अर्थात भ्रूण के विकास, भ्रूण के परिवर्धन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से चरण सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो बेटा देखिए, व्यक्तिगतीय ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट की जो प्रावस्थाएं हैं उसमें सेकंड नंबर की जो प्रावस्था है जिसको भ्रूणोद्भव बोल रहा हूं मैं, अवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रूणोद्भव की जो प्रावस्था है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रावस्था है, उसमें निम्नलिखित चरण होते हैं। सबसे पहला चरण के बारे में बात करता हूं बेटा, युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। प्रारंभिक कक्षाओं से आप जानते हो कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों में नर और मादा दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं और इन जनकों में नर में नर जनन युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। नर जनन युग्मक शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, मादा में अंडाणु निर्माण की क्रिया को ओजेनेसिस अंडजनन कहते हैं। युग्मकों के निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा पहला चरण होता है कि बेटा लैंगिक जनन अगर कोई जीव करता है तो उसमें दोनों अलग अलग जनकों से जननांगों में जो जनन अंग है, मुख्य प्राथमिक जनन अंग है, उसमें शुक्र जनन की क्रिया के दौरान शुक्राणु और मादा जनन अंडजनन की क्रिया के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है। अर्थात इन प्राणियों में युग्मक बनते हैं, इसलिए इस क्रिया को युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमेट्स अगर निर्मित हो गए हैं तो हम चरण नंबर 2 पर चलते हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। दोनों जीवों में निर्मित हुए युग्मकों का आपस में संयोजित हो जाना, आपस में मिल जाना, जुड़ जाना, संयोजित हो जाना, फ्यूजन कर जाना, संलयन हो जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दुनिया में फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है बेटा, आपको मैंने बता दिया था। एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर प्राणी शरीर के भीतर युग्मकों का संलयन हुआ है तो इसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं और यदि प्राणी शरीर से बाहर यदि किसी माध्यम में युग्मकों का संलयन हुआ है तो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो निश्चित ही एक जीवन संरचना का क्या होगा, निर्माण होगा। उस जीवन संरचना का नाम होगा युग्मनज। इंग्लिश में बोले तो जाइगोट। तो मेरा तीसरा जो चरण है बेटा युग्मन भ्रूणोद्भव में, तो वो है अपन का युग्मनज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। निषेचन की क्रिया के दौरान जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर लेते हैं, संलयन कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, संयोजन कर लेते हैं तो परिणाम स्वरूप बनने वाली जीवन कोशिका को बेटा युग्मनज अर्थात जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट का जब निर्माण हो जाता है तो इस जाइगोट की क्रिया के निर्माण के पश्चात इसमें एक विशिष्ट प्रक्रिया शुरू होती है जिसका नाम है क्लीवेज विदलन। विदलन क्लीवेज क्या है बेटा? ये एक ऐसा समसूत्री विभाजन जो युग्मनज कोशिका में प्रारंभ होता है जिससे कोशिकाओं के खंड तो निर्मित होने लग जाते हैं लेकिन कोशिका का मूल आकार परिवर्तित नहीं होता है। विदलन की प्रक्रिया के दौरान बनने वाले इन खंडों को कोरखंड अर्थात ब्लास्टोमियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ब्लास्टोमियर अर्थात कोरखंड कहा जाता है। तो विदलन की क्रिया में बेटा इसमें युग्मनज में छोटे छोटे कोरखंड निर्मित होने लग जाते हैं। विदलन की क्रिया के पश्चात हम 5वें पॉइंट के रूप में बेटा मैंने पॉइंट वैसे दिए आपको समझाने के लिए, मैं नया पॉइंट पढ़ा रहा हूं आपको, मोरुलेशन, मोरुला भवन। इंग्लिश में मोरुलेशन, हिंदी में मोरुला भवन। अर्थात विदलन की क्रिया के दौरान जब युग्मनज में भ्रूण के स्वरूप स्थूल कोशिकीय अवस्था में बदल जाता है
इस 16 कोशिकीय अवस्था को मॉरूला कहते हैं। हिंदी में बोले तो बेटा शुद्ध हिंदी में सूतक कहते हैं। इस मॉरूला के निर्माण की प्रक्रिया को मॉरूलेशन या मॉरूला भवन कहा जाता है। तो आपसे यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा कोरक भवन। अब आता है बेटा कि मॉरूला जब निर्मित हो गया तो परिवर्तन के दौरान इसमें बार बार में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है, विभाजन होता है, जिसके दौरान भ्रूण के मध्य भाग में एक गुहा बनने लग जाती है, एक बीच में एक रिक्त स्थान बनने लग जाता है। उस गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसील। और ऐसी स्थिति में जब ब्लास्टोसील बनने लग जाती है तो इस स्थिति में संरचना को ब्लास्टूला अर्थात कोरक कुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरक कुटी। इसे हम ब्लास्टूला भी कहते हैं। ब्लास्टूला या कोरक कुटी के निर्माण की क्रिया को कोरक भवन अर्थात ब्लास्टोलेशन कहते हैं। कोरक का जब निर्माण हो जाता है तो इसमें परिवर्तन की प्रावस्थाएं आगे बढ़ती जाती है। परिवर्तन की क्रिया में जैसे जैसे परिवर्तन आगे होगा, डेवलपमेंट विकास आगे होगा, तो हमको त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण हो जाता है। परिवर्तन के दौरान बनने वाली त्रिस्तरीय संरचना को हम कंदुक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंदुक कहते हैं। और कंदुक निर्माण की क्रिया को कंदुक भवन, इंग्लिश में बोले तो इस त्रिस्तरीय भ्रूण को तो कहते हैं गैस्ट्रूला, और इस गैस्ट्रूला निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रूलेशन या कंदुक भवन कहा जाता है। जब हमारे पास में भ्रूण भव के इस चरण में त्रिस्तरीय संरचना में हमको ये भ्रूण बन जाता है तो त्रिस्तरीय 3 स्तरों के बनने के पश्चात इस भ्रूण में अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ऑर्गन फॉर्मेशन चालू हो जाता है। जब इस भ्रूण में अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है तो अंगों के निर्माण की क्रिया को अंग विकास बोल दो, चाहे अंगोद्भव ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूण में अंगों का जब निर्माण हो जाता है तो एक नियत स्थान पर ये ऊतक व्यवस्थित होकर के और तंत्रिका तंत्र का निर्माण चालू कर देते हैं। तो भ्रूण में गैस्ट्रूला के उपरांत तंत्रिका तंत्र बनने की इस अवस्था को ही न्यूरूला कहते हैं बेटा, न्यूरूला। और न्यूरूला के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रूला के बाद में गैस्ट्रूला निर्माण के त्रिस्तरीय भ्रूण निर्माण के पश्चात तंत्रिका तंत्र बनने की प्रक्रिया को तो न्यूरूला तथा इस पूरे प्रोसेस को न्यूरूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको न्यूरूलेशन कहते हैं। अब न्यूरूलेशन तक तो अपन ने पढ़ा दिया। उसके बाद गैस्ट्रूला में अगली प्रावस्था में एयरवेज जो ऊतक है, ये एयरवेज जो ऊतक है वो विभेदन की क्रिया में भाग लेते हैं बेटा। किसमें? विभेदन। इस विभेदन की क्रिया को मैंने कल आपको इंग्लिश में बता दिया था, डिफरेंशिएशन। इस क्रिया को मैंने कल आपको, इसको 10वां नंबर दे देता हूँ मैं, डिफरेंशिएशन। तो ऊतक एक निश्चित स्थान पर जाकर बेटा इस विभेदन की क्रिया में भाग ले लेते हैं और परिणाम स्वरूप एक नवीनतम भ्रूण का निर्माण कर लेते हैं। भ्रूण के कंप्लीट निर्माण होने के पश्चात इस प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए प्रसव के उपरांत शिशु का क्या हो जाता है? निर्माण। तो हमने केवल इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बोला कि व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन में जो भ्रूणोद्भव होता है इसमें भ्रूण का उद्भव यानी भ्रूण का निर्माण, भ्रूण के परिवर्तन का ही अध्ययन होता है। तो बेटा आपको मैंने आज सबसे पहले युग्मक जनन, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स बने, स्पर्म और ओवम, फिर इसको फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों का संयोजन किया, संयोजन करने के बाद द्विगुणित कोशिका युग्मनज का निर्माण किया। युग्मनज में बेटा हमने वितरण की प्रोसेस शुरू की। वितरण की क्रिया के दौरान बेटा जो कोरक खंड निर्मित हुए, कोरक खंडों के बाद बेटा 16 कोशिकीय अवस्था का नाम हमने मॉरूला रखा। मॉरूला निर्माण की क्रिया को मॉरूलेशन बोला। उसके बाद बेटा इसमें ब्लास्टोसील निर्मित हुई। ब्लास्टोसील को कोरक गुहा बोलते हैं। कोरक गुहा बनने के बाद बेटा इस प्रोसेस में इस जो शिष्ट को, इस कोशिका को कोरक नाम दिया गया, कोरक कुटी नाम दिया गया, जिसे ब्लास्टूला भी कहते हैं। ब्लास्टूला के निर्माण की क्रिया को कोरक भवन, ब्लास्टोलेशन कहते हैं। परिवर्तन की प्रावस्था में आगे बढ़ते हुए ब्लास्टूला से, इस कोरक से बेटा हमें
कंदुक प्राप्त होता है, अर्थात त्रिस्तरीय भ्रूण का निर्माण हो जाता है, त्रिस्तरीय संरचना का निर्माण होता है। इस त्रिस्तरीय संरचना को कंदुक अर्थात गैस्ट्रूला कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को गैस्ट्रूला निर्माण के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। जब त्रिस्तरीय भ्रूण हमें बन जाता है, मिल जाता है, तो प्रत्येक जनन स्तर एक नवीनतम ऊतक के निर्माण में, टिश्यू के निर्माण में भाग लेता है। परिणाम स्वरूप टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण शुरू हो जाता है। ऑर्गन निर्माण की क्रिया को अंग विकास या अंगोद्भव कहते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। उसके पश्चात बेटा इसमें गैस्ट्रूला जब बन जाता है, उसके पश्चात तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, उससे तो न्यूरुला तथा इसके निर्माण की क्रिया को न्यूरुलेशन कहते हैं। न्यूरुलेशन के पश्चात जो ऊतक है बेटा वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस व्यवस्था को बेटा विभेदन डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान बेटा हमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। डिफरेंशिएशन के पश्चात एक निश्चित समय पर भ्रूण का जब विकास हो जाता है तो एक निश्चित समय तक परिवर्धन की प्रावस्थाओं को पूर्ण करने के पश्चात प्रसव की क्रिया के दौरान माता के शरीर से बाहर आ जाता है। शिशु के भ्रूण के माता के शरीर से बाहर आने की प्रोसेस को प्रसव कहा जाता है। इस प्रकार एक भ्रूण के परिवर्धन की प्रावस्थाओं का अध्ययन ही एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी में होता है। इस पूर्ण टॉपिक को मैंने अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट करके बोला है। मुझे ये आशा है कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। आगे की क्लासों को जारी रखें। लेक्चर नंबर 3 कल हम पढ़ाएंगे इससे आगे। ओके, थैंक यू।